अब हूथियों ने न केवल आज सुबह मध्य इजराइल पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, बल्कि उन्होंने रेड सी में इजरायली समुद्री नौवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगा दिया है। ईरान समर्थित इस समूह ने क्षेत्र में सभी इजराइल से जुड़े जहाजों को वैध सैन्य लक्ष्य घोषित कर दिया है। ये हूथियों द्वारा जारी क्षेत्रीय तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी को दर्शाता है। बहुत कुछ समझना है। रिजर्व मेजर जनरल इतान डांगोट, चलिए आपके साथ शुरू करते हैं और हूथी खतरे के मौजूदा हालात पर असर की बात करते हैं। मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन हाल के महीनों में हूथी इजराइल और ईरान के तनाव में ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। तो वे अब क्यों जुड़ रहे हैं? मुझे लगता है कि वे ईरान के अनुरोध पर यह दिखाना चाहते हैं, एक तरह से शिया गुटों की एकता, जिसमें हूथी, तेहरान और लेबनान में हिजबुल्लाह शामिल हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है कि हूथी अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने इजराइल या अमेरिकियों की ओर की गई पिछली गोलीबारी की कितनी कीमत चुकाई है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका उस क्षेत्र में तैनात है, मुझे लगता है कि हूथी ये समझते हैं कि ज़्यादा गहराई से शामिल न होने की क्या अहमियत है। तो हमें उनकी बातों को गंभीरता से लेना होगा। हमें आज इजराइल पर दागी गई सिर्फ एक मिसाइल के लिए भी अपना जवाब पूरा देना होगा। हमें प्रतिक्रिया देनी होगी। हूथियों को ताकत की भाषा भी समझनी चाहिए, जैसे वे राजनीति की भाषा समझते हैं। दूसरी बात, मेरा मानना है कि इजराइल को संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के साथ समन्वय और सहयोग का एक तरीका अपनाना चाहिए। पश्चिमी क्षेत्र से, जो रेड सी से लेकर स्वेज नहर तक इस तरह की स्थिति से निपट रहे हैं, एक ऐसी संगठन बनाना चाहिए जो इस तरह की घटनाओं से निपटने में मदद करे। और मेरा मानना है कि हूथी ने जो कहा है वह सोच समझ कर कहा है। वे बहुत शांत थे, वे बहुत बातें कर रहे हैं लेकिन कर कम रहे हैं, लेकिन हमें उन पर नजर रखनी होगी। ईरानी समर्थित गुट सीमित रूप से सक्रिय हैं। एरियल ओसरन, आपकी प्रतिक्रिया? हाँ, मुझे लगता है ये ईरान के इशारे पर है। हम आज शाम IRGC कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी के बयान देख रहे हैं। कुद्स फोर्स इस प्रॉक्सी नेटवर्क के लिए जिम्मेदार है और यही इस्माइल कानी कह रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से लेकर बाब अल मंडब तक, फारस की खाड़ी से लेकर लाल सागर तक प्रतिरोध का एक नया सुरक्षा घेरा बनेगा। जब हम में से किसी को जरूरत होगी, बाकी सब उसकी मदद के लिए आएंगे। यही संदेश वे देने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे लेबनान में क्यों शामिल हुए और वे जिसको प्रतिरोध की धुरी कहते हैं उसे फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले प्रसारण में हमने बताया था कि यह प्रॉक्सी नेटवर्क कैसे विफल हो रहा है। वे इसे खो रहे हैं, दशकों की मेहनत और अरबों डॉलर। और इसलिए ईरान यहां जो करने की कोशिश कर रहा है वो एकजुट धुरी का दिखावा पेश करना है, जबकि वो बिखर रही है। क्योंकि अगर क्षेत्र और उससे बाहर के सभी पक्ष ये मान लें, स्वीकार कर लें कि ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क वाकई बिखर रहा है, तो इससे ईरान की स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो वे अपने पत्ते दिखाना नहीं चाहते और इसलिए वे असलियत के बिल्कुल उलट संदेश दे रहे हैं। इसी वजह से हूथी शामिल हुए और 2 मिसाइलें दागी, जिनमें से सिर्फ एक इजराइल की सीमा के पास पहुंची। दूसरी मिसाइल यमन से सीमा पार करने के तुरंत बाद सऊदी क्षेत्र में गिर गई। और इसी वजह से ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क से जो भी बचा सकता है उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, मुख्य रूप से शब्दों के जरिए। एंड ऑल्टमैन, आपके विचार? देखना दिलचस्प होगा कि इतिहासकार 10, 20, 30 साल बाद बेनीता, प्रॉक्सी नेटवर्क और रणनीतिक फैसले पर क्या सोचते हैं, क्योंकि कम से कम इस समय तो ऐसा लगता है कि ईरान इसमें हारने वालों की सूची में आ गया है। इसने पूरे क्षेत्र में इतनी दुश्मनी पैदा कर दी है। हमने लेबनान के अंदर दुश्मनी के बारे में बात की और ये ईरान के लिए लेबनान के अंदर क्या मायने रखता है। इसका क्या मतलब रहा है? फिर से अभी की स्थिति सऊदी अरब के साथ और भी जटिल है। इन देशों में ईरान ने सबसे ज्यादा शत्रुता पैदा की है। आखिरकार, जैसा पहले कहा, ईरान अपने प्रॉक्सी का ही बचाव कर रहा है। वैसे भी दुनिया आगे बढ़ रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के विकल्प खोजे जा रहे हैं। ईरान के लिए यह संसाधन खत्म हो रहा है। अमीरात पाइपलाइन बढ़ाकर तेल फुजैरा ला रहे हैं, सऊदी तेल रेड सी ले जा रहे हैं। हालांकि हूथी रुकावट बना सकते हैं।
वहां और भी तेल है। ब्राजील और गुयाना में और निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी बहुत अधिक तेल उत्पादन हो रहा है। दुनिया आगे बढ़ रही है और नहीं चाहती कि ईरान 20% तेल आपूर्ति पर कब्जा करे। और वैसे ये शायद इस बात का आंशिक कारण हो सकता है कि आज ईरानियों ने ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया। शायद ये मुख्य कारण नहीं है, लेकिन ईरानी समझते हैं कि होर्मुज से उन पर जो दबाव था वो अब चरम पर है। युद्ध की शुरुआत में पर्दे के पीछे इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समन्वय को लेकर कई रिपोर्टें आई थीं। एतान डांगोट, खासकर रक्षा क्षेत्र में। आप इजराइल की खाड़ी में अपने सहयोगियों की मदद करने की क्षमता के बारे में और क्या बता सकती हैं, खासकर ईरानी खतरे के खिलाफ? ये जरूरी है कि कोई देखे कि भविष्य में इस क्षेत्र में क्या हो सकता है। आइए इस तथ्य से शुरू करते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि ईरान खाड़ी के कुछ देशों को निशाना बना रहा है ताकि उन्हें याद दिला सके कि इस क्षेत्र में असली बॉस कौन है। जब अमेरिका यहां से जाएगा वे सिर्फ ईरानियों के साथ रह जाएंगे। दूसरी ओर मैं देख सकता हूं कि केवल संयुक्त अरब अमीरात ही एकमात्र देश है जो आधिकारिक रूप से इजराइल के साथ कुछ कदम उठा रहा है। और इसका फायदा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात जिस भौगोलिक स्थान पर है वो ईरान के लिए बहुत अहम है और इजराइल और इस देश के बीच ऐसा सहयोग ईरान के प्रति एक जवाब जैसा है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि वे गजा में कतर की जगह लेने के लिए मुख्य भूमिका निभाने के उम्मीदवार बन रहे हैं। आप जानती हैं बेनीता, हम अभी टेबल पर जिन सभी उपलब्धियों के साथ बात कर रहे हैं, गजा वाला इलाका खुला हुआ है। हमारे पास पीली रेखा और भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन वह अभी भी खुला है। ट्रंप की 20 बिंदुओं की योजना सक्रिय नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या होगा? लेबनान में हमने इस तरह की समस्या के बारे में पूरा कार्यक्रम चर्चा किया था। इलाका खुला हुआ है, सीरिया में भी खुला है, वेस्ट बैंक में ये खुला है, ईरान के साथ भी ये खुला है। तो जब हम अवसरों की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इजराइल को इजराइल में बहुत निवेश करना होगा। यूएई को मजबूत करने में रुचि है ताकि वे अपनी ताकत, अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकें। और साथ ही शायद सऊदी अरब को भी हिम्मत नहीं बल्कि प्रेरणा मिले ताकि भविष्य में एक बड़ा ब्लॉक बनाया जा सके। बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में, क्या कोई ऐसा परिदृश्य है ओवन ऑल्टमैन जिसमें इन सभी घटनाओं के चलते और भी देश अब्राहम समझौते में शामिल होना चाहेंगे? संक्षेप में। नहीं, कुछ परिदृश्य संभव है, लेकिन युद्ध से ईरान के खिलाफ कोई रणनीतिक बढ़त नहीं मिली जिससे इसे उचित ठहराया जा सके। यहां तक कि लेबनान में भी सबसे अच्छे हालात में जोसेफ ऑन समझने योग्य कारणों से शांति समझौते की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अनाक्रमण संधि की बात कर रहे हैं। इस पर अपने विचार 30 सेकंड में बताएं। देखिए, इजराइल सीरिया और लेबनान के साथ राजनयिक बातचीत में शामिल है। ऐसे खाड़ी देश हैं जिन्होंने इजराइल को मान्यता नहीं दी है, लेकिन वे अपने हितों की एकता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि निकट भविष्य में संबंधों का सामान्यीकरण हो जाएगा? फिर भी ज्यादा उम्मीद न करें। 10 सेकंड। 10 सेकंड। एक ही शख्स पूरे क्षेत्र को प्रभावित करेगा, डोनाल्ड ट्रंप। जिस तरह से हम ईरान के साथ समझौता करते हैं वही हां या ना तय करेगा।